दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों उससे पहले एक आपके लिए सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, केडीवी लाइव में विज्ञापन देना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें और अपने बिजनेस को प्रमोट करें। आप अपने बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आपकी बिजनेस की ग्रोथ होगी, आपकी बिजनेस काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगी। तो ऐसे में अगर आपका कोई बिजनेस है और पूरे बिहार में अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं केडीवी लाइव के माध्यम से, तो आप अभी संपर्क करें इस नंबर पर और हमसे बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल जदयू और आरजेडी में जबरदस्त कंपटीशन शुरू हो गया है। जेडीयू और आरजेडी अब एक नहीं होगी। चाचा नीतीश आश्रम नहीं जाएंगे और भतीजे तेजस्वी डिप्टी सीएम ही रहेंगे। ये दावा मैं नहीं बल्कि बीजेपी ने किया है। जब बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि जदयू अब आरजेडी पर हावी हो रही है। जब पिछले दिनों कैबिनेट बैठक के दौरान नीतीश की पार्टी के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी की पार्टी के मंत्री ललित यादव की हैकरी निकाल दी थी। बीजेपी नेता निखिल आनंद के हालिया बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करते हुए दावा किया है कि कुछ दिनों पहले कैबिनेट बैठक से पहले आरजेडी और जेडीयू कोटे के मंत्रियों में विवाद हो गया था। मंत्री अशोक चौधरी ने मंत्री ललित यादव को ठोक करके सारी हैकरी दबंगई निकाल दी थी। महागठबंधन में अभी और दिलचस्प खेल होने वाला है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि दोनों मंत्रियों में किस बात को लेकर के विवाद हुआ था। बीजेपी नेता का कहना है कि चाचा भतीजे के बीच जबरदस्त कंपटीशन शुरू हो गया है। चाचा नीतीश कुमार अब आश्रम नहीं जाएंगे बल्कि सीएम ही रहेंगे। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना फिलहाल पूरा नहीं होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका जनधन योजना के तहत बैंक में खाता है तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब आपको 10,000 रुपये मिलेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके अकाउंट में 10,000 रुपये भेजेगी। वो कैसे, चलिए बात करते हैं। तो बात करते हैं कि सरकार जनधन खातों के धारकों को 10,000 रुपये दे रही है, लेकिन आपको अपनी शाखा में आवेदन करना होगा इसके लिए। इसके अलावा भी इस खाते के और भी फायदे हैं, जैसे कि 1,30,000 रुपये तक के बीमा की उपलब्धता है। अगर आप इन कार्यक्रमों के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आप तुरंत पता करें और 10,000 रुपये के लिए आप आवेदन करें। आपको बता दूं कि जनधन खाते के तहत खाता धारकों को कई तरह के लाभ दिए जाते हैं। पहला फायदा यह है कि खाता धारक को अपने खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है और आप चाहे तो फिर इस खाते पर 10,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट के लिए बैंक में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक की ब्रांच में संपर्क करना होगा। जी हाँ, सरकार जनधन खाता धारकों को 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा पॉलिसी सहित कई लाभ प्रदान करती है। इसके अलावा 30,000 रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी की पेशकश भी की जाती है। आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में खाता धारक के परिवार को 1 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। वही सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर 30,000 रुपए की बीमा कवर राशि प्रदान की जाती है। तो ऐसे में अगर आपका जनधन योजना के तहत बैंक में खाता है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे प्रेम कहानी सुनी होंगी, लेकिन अभी हम आपको जिस प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं वो सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। हालांकि ये प्रेम कहानी बिहार का नहीं बल्कि आसाम का है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सा ये प्रेम कहानी है जो सुनाने वाले हैं। तो बात करते हैं कि एक तरफ देश में श्रद्धा मर्डर केस लोगों की जुबान पर है, वहीं दूसरी ओर असम में लाइलाज बीमारी के कारण हुई लड़की की मौत पर उनके प्रेमी ने जो किया उसे जान करके सोशल मीडिया पर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ सोशल मीडिया पर इस कपल के प्यार की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि प्यार ऐसा होता ना कि आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ जो किया वैसा। खबर के मुताबिक असम के राह गांव में लाइलाज बीमारी के चलते 18 नवंबर को प्रार्थना नाम की एक लड़की की जान चली जाती है, जहां उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इस दौरान उसके प्रेमी बिटूपन नाम के लड़के ने सभी के सामने प्रार्थना की मांग भरी और आंखों में आंसू लिए सबसे लिपट गया। इस दृश्य को देखने वाला वहां मौजूद हर एक व्यक्ति अपने आंसू नहीं रोक सका। इस वाकये के फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। लोग प्रार्थना और प्रेमी बिटूपन का प्यार की दुहाई दे रहे हैं और आफ्ताब ने जो श्रद्धा के साथ किया उसका जिक्र कर रहे हैं। बताया जाता है कि प्रार्थना नाम की लड़की लंबे समय से एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। इस बात की जानकारी प्रेमी बिटूपन को भी थी, लेकिन प्रार्थना के लिए उसके प्यार कभी कम नहीं हुआ। यह भी पता चला है कि बिटूपन की प्रार्थना से शादी करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन नियति में जो लिखा था वही हुआ। प्रार्थना का बीमारी के कारण देहांत हो गया।
दोस्तों बिहार के वैशाली में एक बड़ा हादसा हुआ है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर गोडिया पुल के निकट बुधवार को पेट्रोलियम टैंकर में वेल्डिंग के दौरान ब्लास्ट हो जाने से 3 लोगों की जान चली गई, जहां एक व्यक्ति जख्मी हो गया। घटना बिहार के वैशाली जिले के गोरोल थाना क्षेत्र का है। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया है कि गोरिया चौक पर वकील सहनी की वेल्डिंग की दुकान है। भारत पेट्रोलियम का खाली टैंकर चालक ने वहीं पर गाड़ी लगाई। इसके बाद उसने वेल्डिंग करने को कहा, जब टैंकर पर चालक के साथ खलासी एवं दुकानदार चढ़े थे। इसी दौरान टैंकर में ब्लास्ट हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि चालक हवा में फुटबॉल की तरह उछलते हुए करीब 30 फुट ऊंची दीवार से टकरा करके नीचे गिरा। यही हालात खलासी और दुकानदार का हुआ, जब टैंकर के टुकड़े भी काफी दूर जा गिरे। धमाके की आवाज इतनी जोरदार तेज थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। लगभग 3 किलोमीटर तक इस विस्फोट की आवाज सुनाई दी। दोस्तों अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह की माता श्यामा देवी का निधन हो गया, जब वह कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, जिनका इलाज सिलीगुड़ी की एक निजी अस्पताल में चल रहा था। जब मौत की खबर सुनते ही भाजपा के नेता और फिर सांसद के समर्थकों का हजूम उनके आवास पर अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचने लगी। आपको बता दूं कि सांसद प्रदीप सिंह की माता राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हो चुकी है। जहाँ सांसद के पिता स्वर्गीय रामलाल स्नेही एक आदर्श शिक्षक रह चुके हैं। जहाँ स्वर्गीय श्यामा देवी अपने पीछे 4 पुत्र प्रदीप सिंह, सांसद दिलीप सिंह, मनोज सिंह और अविनाश सिंह को छोड़ करके दुनिया को अलविदा कह गई। दोस्तों मधेपुरा जिला से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मधेपुरा जिला की एक शादी समारोह में जहरीली भोजन खाने से मंगलवार को लगभग 200 से अधिक लोग बीमार हो गए। सभी को मेडिकल कॉलेज समेत विभिन्न सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जब रात से ही सभी की तबीयत बिगड़ने लगी है। धीरे धीरे जब हालात बेकाबू होने लगे तो फिर लोग अस्पताल पहुंच करके भर्ती होने लगे। अचानक मरीजों की भीड़ से स्थिति चरमरा गई। जब फिलहाल जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के विभिन्न वार्डों को खाली करा करके तत्काल इनका इलाज किया जा रहा है। सदर अस्पताल में भी मरीजों का तांता लगा हुआ है। दोस्तों बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया गया है। इस बार भाजपा ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे की मुलाकात को मुद्दा बनाते हुए दोनों युवा नेताओं पर हमला बोला है। भाजपा की ओर से याद दिलाया गया है कि बिहार की सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समय आदित्य ठाकरे और उनके पार्टी और फिर सरकार के अन्य शीर्ष नेताओं का कैसा बर्ताव रहा। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे बुधवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने पटना पहुंचे। उनके इस कार्यक्रम ने बिहार की राजनीति भी गर्मा दी। विपक्षी पार्टी भाजपा इस मुलाकात को निशाने पर लेकर बैठी और ठाकरे के आगमन पर तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। यह बीजेपी की ओर से बीजेपी प्रवक्ता और फिर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद ने हमला बोला है। ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है। दोस्तों 3-4 दिन पहले बिहार के वैशाली में हुए सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत होने पर परिवार वालों से बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा मिलने पहुंचे। जब विजय सिन्हा ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि सरकार पर अपनी नीयत साफ करें, तभी नीति सफल होगी। शराबबंदी कानून को फेल करार देते हुए उन्होंने कहा है कि शराबबंदी के बाद से बिहार में एक नया अपराधी वर्ग पैदा हो गया है, जो थाना से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार कर रहा है। वहीं इस मौके पर मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव ने साफ शब्दों में कह दिया है कि शराबबंदी विफल है और इस घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही जिम्मेदार है। दोस्तों बिहार के भोजपुर से एक बड़े ही घिनौना मामला सामने आया है। बिहार के भोजपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने का मामला सामने आया है। गलत काम का आरोप किसी आम आदमी पर नहीं बल्कि बिहार पुलिस के एक सिपाही पर लगा है। नाबालिग पीड़िता का आरोप है कि गरहनी में तैनात एक सिपाही ने घर में घुस करके गलत काम किया। हालांकि पुलिस इस आरोप से इनकार कर रही है और थाना में केस भी दर्ज नहीं किया गया है। जब पीड़िता की ओर से कोर्ट में केस दर्ज करवाने की कोशिश की जा रही है। जब गरहनी थाना का एक सिपाही पर यह आरोप एक नाबालिग डांसर ने लगाया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की डांसर का काम करती है। वह छत्तीसगढ़ के दुर्गा जिले की मोहनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और फिर फिलहाल गरहनी की एक डांस पार्टी में काम करने आई थी। तो दोस्तों बात करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाने से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में मिलने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी कड़ी में कल कई सालों के बाद जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जब लालू प्रसाद और पप्पू यादव की मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। इस मौके पर पप्पू यादव ने कहा कि लालू जी ने 50 साल पुरानी बातें शेयर की है जो उन्हें भी याद नहीं थी।
लालू जी का स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद का वक्त ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि लालू जी कई बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब वो वापस लौटेंगे तो फिर और सशक्त होकर के आएंगे। यह मीडिया से बात करते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के लिए सभी को मिलकर के काम करना होगा और मेरा प्रयास होगा कि महागठबंधन की जीत हो। महागठबंधन में वापसी होगी या फिर नहीं, ये लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस को तय करना है, मुझे नहीं। पप्पू यादव ने कहा है कि वे पहले भी विपक्ष की सशक्त आवाज थे और आज भी वे गलत व्यवस्था के खिलाफ खड़े हैं। जब आरजेडी सत्ता में नहीं थी तब भी और आज भी मैं लालू और मुलायम के मार्गदर्शन पर चलने वाला शख्स हूं। तो दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12वीं किस्त केंद्र सरकार की ओर से जारी की जा चुकी है, बहुत पहले ही जारी की जा चुकी है। हर साल किसानों को इस योजना के तहत 6000 रुपये दिया जाता है, जो 3 किस्त में दी जाती है। वहीं कुछ ऐसे किसान भी इसके अंतर्गत आते हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता है और अगर लाभ उठा रहे हैं तो फिर उन्हें सरकार की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है। ऐसे लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा वापस करना होगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किसान टैक्स का भुगतान करते हैं या फिर इस योजना के तहत पात्र नहीं है और फिर भी गलती से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो फिर उन्हें पीएम किसान योजना के तहत मिले सभी किस्त के पैसे को वापस करना होगा। अगर आप भी इस योजना का गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं तो फिर आप इस योजना का पैसा वापस कर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां पैसा वापस करेंगे, कैसे करेंगे? तो बिहार के डीबीटी एग्रीकल्चर वेबसाइट के अनुसार सरकार की ओर से बहुत से किसानों को टैक्स पेमेंट करने और फिर किसी अन्य कारण से पीएम किसान योजना के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसे किसानों को अनिवार्य तौर पर पैसे वापस करने होंगे। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो फिर आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के वहां से अकाउंट नंबर निकाल करके पैसे वापस भेज सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र बोध गया के लोगों को पीने के लिए शुद्ध प्यूरिफाइड गंगा जल मिलने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अगले हफ्ते अपने ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर गंगा जल को बोध गया में सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही साथ जल संसाधन विकास एवं IPRD मंत्री संजय कुमार झा और फिर इंजीनियरिंग कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भी काफी योगदान है। सीएम नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर गंगा जल के तहत बिहार 3 स्थानों बोध गया और राजगीर में इसी महीने से प्यूरिफाइड गंगा जल की सप्लाई होगी। आपको बता दूं कि भले ही गंगा बिहार से होकर के बहती हो, लेकिन भौगोलिक स्थिति के कारण गंगा का पानी दक्षिण बिहार में पहुंच नहीं पाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए एक दुर्लभ अवधारणा और फिर भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की गई है। यहाँ बारिश के मौसम के दौरान अतिरिक्त नदी के पानी को जलाशयों में संग्रहित किया जाएगा और साल के 365 दिनों तक लोगों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जाएगी। बिहार सरकार की योजना जल जीवन हरियाली के तहत ये देश की पहली ऐसी योजना होगी जिसमें बाढ़ के पानी को विशाल जलाशयों में 4 महीने में भंडारण किया जाएगा और बाद में पेयजल के लिए उपलब्ध किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि वर्तमान समय में लंग कैंसर के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वैसे तो लंग कैंसर के लिए धूम्रपान को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन अब कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं। ऐसे लोगों में लंग कैंसर के होने के पीछे प्रदूषण को जिम्मेदार माना जा रहा है। जी हाँ, मैनदाता हॉस्पिटल के इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट ऑन्को सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार और फिर उनकी टीम ने मार्च 2012 में नवंबर 2022 के बीच 304 मरीजों पर स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने पाया है कि 154 मरीज धूम्रपान करते थे जबकि 150 धूम्रपान नहीं करते थे। ओपीडी में आने वाले मरीजों में धूम्रपान न करने वाले और फिर कम उम्र वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। यह सभी रोगियों में से लगभग 40 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या 10% थी, जबकि 20 वर्ष की आयु वाले लोगों की संख्या 2.6% थी। डॉक्टर अरविंद के मुताबिक जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया है वो ये थी कि पश्चिमी देशों के विपरीत भारत में फेफड़ों के कैंसर की घटना लगभग 2 दशक पहले लोगों में देखने को मिल रहा है, जबकि पश्चिम में फेफड़ों के कैंसर ज्यादातर 60 से ऊपर के लोगों में रिपोर्ट किए जाते हैं। धूम्रपान करने वाले और फिर धूम्रपान न करने वालों में फेफड़ों के कैंसर का लगभग समान है। युवा महिलाएं इससे सबसे अधिक प्रभावित होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के युवाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने आर्थिक हाली युवाओं को बल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को पढ़ाई के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है। जब बिहार के युवाओं और फिर युवतियों को नए अवसर और फिर कौशल विकास
करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को 12वीं से लेकर के रोजगार मिलने तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जहाँ आर्थिक हल युवाओं को बल योजना को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, दूसरा हिस्सा मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना, तीसरा हिस्सा कुशल युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम। 12वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इस योजना के जरिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य होशियार विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना है जो आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति होने की वजह से अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने में असमर्थ है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में बात किया जाए तो इस योजना के तहत 12वीं कक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों को 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस योजना के जरिए पढ़ाई पर आने वाले खर्च और फिर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस आदि भी शामिल किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये योजना सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए ही लागू की गई है। तो ऐसे में अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं और अगर आप 12वीं पास होने के बाद आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट का लाभ लेकर के आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप 12वीं पास करने के बाद पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं और रोजगार की तलाश में, तो फिर आप स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको हर महीने 1000 रुपये में मिलेंगे। उससे आपका नौकरी ढूंढने में खर्च मेंटेनेंस हो पाएगा। अगर आप 10वीं पास हैं और कंप्यूटर क्लास करना चाहते हैं तो आप कुशल युवा कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं, यानी कि कुशल युवा कार्यक्रम योजना के तहत एडमिशन ले सकते हैं और फिर वहाँ से कंप्यूटर क्लास कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बिहार की अनदेखी करने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जेडीयू के एनडीए से अलग होने का खामियाजा बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। केंद्र की सरकार लोगों की परेशानी कम करने की बजाय और बढ़ा रही है। श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की तरफ से मनरेगा की पूरी राशि बिहार को नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण बिहार का मजदूर वर्ग परेशान है, जिसका नतीजा होगा कि आने वाले दिनों में बिहार से मजदूरी का पलायन फिर से शुरू हो जाएगा। और पलायन के लिए बिहार सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार होगी। श्रवण कुमार ने कहा कि देश में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन चाहे जिस भी पार्टी की सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वे जनता की सभी समस्याओं को दूर करें। लेकिन केंद्र की सरकार जनता की परेशानी दूर करने के बजाय उसकी समस्या और भी बढ़ा रही है। केंद्र सरकार ने हर श्रमिक को 100 दिन काम देने की गारंटी ली थी, लेकिन अब पैसे देने में देरी हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि मनरेगा के बजट को बढ़ाते हुए सरकार बिहार सरकार का जो बकाया पैसा है उसे जल्द से जल्द निर्गत करे। दोस्तों बात कर देंगे कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना बैलून की तरह पहले ही फूट गया है। अब नीतीश कुमार के पास कोई अपनी प्रतिष्ठा नहीं है जो बचा सके। आरसीपी सिंह ने कहा कि अब उनके पास कुछ नहीं है, अब उनका अंत हो गया है। जेडीयू और आरजेडी के विलय के पीछे कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार को कोई जेडीयू में नेता नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि जेडीयू और आरजेडी का विलय हो रहा है। तेजस्वी यादव को खुद नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद पर जगदानंद सिंह बने रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी आगे भी संभालते रहेंगे। यह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जगदानंद सिंह और फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ बातचीत के बाद अपने निर्णय से उन्हें वाकिफ करा दिया है। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि लालू प्रसाद ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया था, जब वहीं तीनों के बीच बैठक हुई जिसमें लालू प्रसाद यादव ने अपना फैसला सुनाया। लालू यादव सिंगापुर रवाना होने के पूर्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के जारी अटकलबाजी को विराम देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पार्टी के दोनों वरिष्ठ एवं पुराने सहयोगियों को बुला करके आपस में सलाह मशवरा किया और जगदानंद सिंह को जिम्मेदारी संभाले रहने को कहा। दोस्तों देश की राजनीति की दिशा और दशा अगर कोई तय करता है तो वह है बिहार। जब पटना से करीब 2000 किलोमीटर दूर मुंबई में 3 लाख से ज्यादा बिहार के लोग रहते हैं। 2010 से लेकर के अब तक बिहार के लोगों के साथ महाराष्ट्र खास करके मुंबई में मारपीट हिंसा की खबरें आती रहती है। मुंबई में होने वाली बिहार के लोगों के प्रति हिंसा के खिलाफ पटना से ही सियासी विरोध भी होता रहा है। 2010 में लालू प्रसाद यादव ने ठाकरे को बाहरी साबित कर दिया था, या ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र में घुसपैठिया करार दिया था। लेकिन वक्त बदला, सियासत बदली, सियासत करने वाले चेहरे भी बदले। अब ठाकरे परिवार का चिराग यानी कि आदित्य ठाकरे लालू प्रसाद यादव के चिराग यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके पटना पहुंचे और मिले। जी हां, 1 दिवसीय बिहार दौरे पर आए आदित्य ठाकरे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। वैसे तो मुलाकात सिर्फ तेजस्वी से होनी थी, लेकिन आदित्य ठाकरे की सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। उनकी सीएम से मुलाकात
खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कराई। जी हां, कभी बीजेपी के साथ 2 दशक से गठबंधन करने वाली नीतीश इन दिनों बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का झंडा उठाए हैं, तो फिर 25 साल तक बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले ठाकरे परिवार भी इन दिनों बीजेपी के खिलाफ मुहिम में जुटे हुए हैं। जाहिर सी बात है, मुलाकात में बीजेपी के खिलाफ 2024 में बात बनाने को लेकर के बात होगी, लेकिन तुरंत जरूरत ठाकरे परिवार को बीएमसी चुनाव में पकड़ बनाए रखने के लिए बिहारी नेताओं की है। अब सवाल यह है कि जिस सियासत में दोस्ती दुश्मनी अस्थायी नहीं होती है, उस सियासत में ऐसी मुलाकात पर सियासी बवाल क्यों? क्या पटना में हुई इस मुलाकात का असर सिर्फ मुंबई में होगा या फिर पटना टू दिल्ली वाया मुंबई का रास्ता साफ होगा? सवाल यह भी है कि सेक्युलर का जामा पहना नीतीश तेजस्वी उतारेंगे या फिर हिंदुत्व का चोला ठाकरे परिवार उतारेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रशांत किशोर इन दिनों जन स्वराज यात्रा पर है। इस दौरान प्रशांत किशोर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की चर्चा खूब करते हैं, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण की हर सिद्ध पहुंचे प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव की पहचान लालू यादव से है। तेजस्वी को लोग लालू यादव के बेटे के तौर पर जानते हैं और इससे ज्यादा उनकी कोई पहचान नहीं है। नीतीश कुमार की सियासत को लेकर के प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार 1 मिनट में पाला बदल सकते हैं। वे इस कला में माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें बीजेपी के साथ जाने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा। वहीं प्रशांत किशोर ने इस दौरान एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रत्येक प्रखंड में जन सुराज नागरिक सहायता केंद्र की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जन सुराज के दूसरे चरण के तहत अगर लोगों की सहमति हुई तो फिर मिलकर दल बनाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन सुराज अभियान से जुड़े सदस्य समाज की मदद कर सकेंगे। इसके लिए इन केंद्र की शुरुआत की जा रही है। ये पूरी प्रक्रिया होने में 1-2 महीने का वक्त लगेगा। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पटना में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खौफ दिखा करके एक 50 साल की महिला से 20 से 25 लाख रुपए की ठगी करने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती, बल्कि महिला के खाते से 3 करोड़ का लेन देन भी किया गया है। ये सभी ट्रांजैक्शन RTGS और NEFT के माध्यम से किए गए हैं। ठगी की शिकार महिला पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर इलाके की रहने वाली है। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने जालसाजी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़ित महिला ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी है कि ठगी करने वाले पिछले 5 से 7 साल से महिला को बच्चे और फिर पति को हत्या करने की धमकी देकर के डरा रहे थे और पैसे ऐंठने लगे थे। महिला ने पुलिस को बताया है कि उसको धमकाने वाले लोग इस बात की भी जानकारी देते थे कि इस वक्त उनके बच्चे कहाँ हैं और कौन से कपड़े पहन रखे हैं। जब महिला अपने स्तर पर इसकी जांच करती थी तब ये बात सही साबित होती थी। महिला के बच्चे फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द भारत से नेपाल जाने के लिए सीधी रेल लाइन सेवा की शुरुआत होने वाली है। बताया तो ये भी जा रहा है कि बहुत ही जल्द नेपाल से विराटनगर के बीच में रेलवे की शुरुआत होने वाली है और इस बार ये ट्रेन पूर्णिया से होते हुए जाएगी। इस ट्रेन की शुरुआत हो जाने से न सिर्फ ट्रेन के आवागमन की सुविधा बढ़ जाएगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे से राजस्व में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, पूर्णिया समेत पूरे बिहार में मुखिया, पंचायत और ग्राम कचहरी पर प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा नजर रखा जाएगा। बिहार के मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार समेत पूरे बिहार में मुखिया, पंचायत और ग्राम कचहरी पर प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा नजर रखा जाएगा तथा इसकी अनुशंसा के द्वारा ही इन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नई व्यवस्था के तहत प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा पर ही पंचायत राज विभाग मुखिया समेत पंचायत के जनप्रतिनिधियों पर एक्शन लेगी। इसको लेकर के विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि लोक प्रहरी द्वारा की गई अनुशंसा में किसी तरीके की कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। हालांकि प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा में जो भी कार्रवाई होगी वह विभाग के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में वायु प्रदूषण का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पटना, पूर्णिया, सीवान, दरभंगा समेत 6 शहरों की हवा जहरीली हो गई है। इससे लोगों को इन शहरों की हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। खबर के अनुसार बिना ढके निर्माण कार्य और फिर निर्माण सामग्रियों के आवागमन से इन शहरों की हवा में धूलकण की मात्रा बढ़ती जा रही है। इससे इन शहरों की हवा खराब हो गई है। ऐसे में लोगों को घर से निकलने के दौरान मास्क लगाना
चाहिए। यह आपको बता दूं कि पटना सिटी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 445 तक पहुंच गया है। वहीं बेतिया में AQI 429 दर्ज किया गया है, जबकि पूर्णिया में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 408 दर्ज किया गया है। इस तरीके से बिहार में वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में पहुंच गया है। जानकारों की माने तो जब किसी इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 100 से ज़्यादा हो तो फिर उस इलाके की हवा को ख़राब माना जाता है। लेकिन बिहार के कई शहरों में AQI लेवल 300 से 400 तक पहुंच गया है, जो कि सेहत के लिए खतरनाक है। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 7वें फेज की शिक्षक बहाली जल्द शुरू होने वाली है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को शिक्षकों की खाली पदों पर भरने के निर्देश दिए हैं। इन पदों पर भर्ती को लेकर के जल्द ही नियमावली को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि अगले कैबिनेट की बैठक में नए नियमावली पर मुहर लग सकती है और 7वें फेज की शिक्षक बहाली शुरू हो सकती है। इस बहाली को लेकर के युवा काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। 10 दिसंबर के बाद 7वें फेज की बहाली का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। दोस्तों बात करेंगे कि ट्रेन में सफर करने के दौरान नियम तोड़ने वालों के खिलाफ रेलवे समय समय पर एक्शन लेता रहता है। इसी कड़ी में अब पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल में बिना टिकट और बिना उचित टिकट लिए रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ लगातार विशेष टिकट चेकिंग अभियान चला रही है। इस अभियान में रेल मंडल ने रिकॉर्ड 68,03,000 रुपये महज 18 घंटे में बतौर जुर्माने की राशि के रूप में वसूली की है। ये राशि पिछले दिनों 15 नवंबर को चले अभियान में एक दिन में 61 लाख रुपये वसूले हैं। मंडल ने पिछले अपने 55 लाख और 61 लाख जुर्माने की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 68 लाख से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूले हैं। DRM आलोक अग्रवाल ने बताया है कि 22 नवंबर 2022 में मंगलवार को समस्तीपुर रेल मंडल के समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, रक्सौल, नरकटियागंज, बापू धाम, मोतिहारी, जयनगर और सीतामढ़ी स्टेशनों पर मुख्य रूप से टिकट जाँच अभियान चलाया गया। दोस्तों शिक्षा विभाग अगले शैक्षणिक सत्र कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को किताबों के पैसे नहीं बल्कि फ्री में किताबें देगा। जब बच्चों को स्कूल में किताब उपलब्ध कराने की जवाबदेही तय की जा रही है। किताबों के प्रकाशन और उसके वितरण की एजेंसी तय करने 47 निविदा आई है। जब विभाग ने तय कर लिया है कि वे 1 करोड़ 27 लाख किताबें छपवाएगा। किताब छपवाने के लिए जल्द ही एजेंसी का चयन हो जाने के बाद किताबों की छपाई शुरू हो जाएगी। जब अगला शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही अप्रैल में अनुमति नामांकित बच्चों को किताबें बांटी जाएगी। यानी कि स्कूल में अब किताब के बदले पैसे नहीं बल्कि किताब दिए जाएंगे। अभी जबकि स्कूल में किताब के बदले पैसे दिए जाते हैं जो बच्चे खुद से पैसे लेकर के किताब खरीद सके। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे पैसे लेकर के किताब नहीं खरीदते हैं, जब पुराने किताब का इस्तेमाल करते हैं या फिर किताब का ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अब बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि अब बच्चे को किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे बल्कि किताब ही डायरेक्ट दिए जाएंगे। दोस्तों किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज वहां के लोगों का ईमानदार होना है। ईमानदारी के जरिए ही कोई देश विकास की सीढ़ियों पर चढ़ पाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2021 की रिपोर्ट में दुनिया के 6 सबसे ईमानदार देशों की जानकारी दी गई है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दुनिया का सबसे ईमानदार देश डेनमार्क है। उसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पहला स्थान दिया गया है। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। उसके बाद सबसे ईमानदार मुल्कों की लिस्ट में न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है। प्रशांत महासागर में स्थित इस देश की आबादी मात्र 51 लाख है। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में 2 बड़े द्वीप और अन्य कई छोटे द्वीपों से मिलकर के बना एक देश है। अगर तीसरे सबसे ईमानदार मुल्क की बात की जाए तो ये भी यूरोपीय देश है। हम बात कर रहे हैं फिनलैंड की। फिनलैंड उत्तरी यूरोप के फेनोस्केडियन क्षेत्र में स्थित एक नॉर्डिक देश है। उसके बाद सिंगापुर दुनिया का 4था सबसे ईमानदार देश है। ये देश दुनिया के प्रमुख बंदरगाहों और फिर व्यावहारिक केंद्रों में से एक है। उसके बाद यूरोपीय देश स्वीडन दुनिया का 5वां सबसे ईमानदार देश है। इस देश की राजधानी स्टॉकहोल्म है और यहाँ की राजभाषा स्वीडिश है। जहाँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक कि स्विट्जरलैंड 6ठा दुनिया का सबसे ईमानदार मुल्क है, देश है। ये दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक भी है। स्विट्जरलैंड की 60% जमीन आल्प्स पहाड़ों से ढका है।
दोस्तों बिहार में जमीन के दाखिल खारिज के 10 लाख से अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं। इसमें 93,000 से अधिक ऐसे आवेदन हैं जो लंबे समय से सीईओ कार्यालय में लंबित है। ये तथ्य ऑनलाइन म्यूटेशन रिपोर्ट में सामने आया है। सबसे अधिक अररिया जिले में 71,000 से अधिक मामले लंबित है। शेखपुरा ऐसा जिला है जहां मात्र 5,000 दाखिल खारिज के मामले लंबित है। जब बिहार में दाखिल खारिज एक बड़ी समस्या है जिससे आम आदमी परेशान है। नियमानुसार दाखिल खारिज के मामले 21 दिनों के अंदर निष्पादन करना है, लेकिन अंचल कार्यालय में इसके निष्पादन की प्रक्रिया काफी धीमी है। बिहार में 10,61,292 लोगों की भूमि के दाखिल खारिज लंबित पड़े हैं। इसमें 1,24,168 ऐसे लोग हैं जिनका मामला समय पर निष्पादन नहीं किया जा सका है। अधिकारी दाखिल खारिज को समय पर निष्पादन नहीं किए जाने का मुख्य कारण अंचल कार्यालय में अधिक कामकाज का दबाव बता रहे हैं। दोस्तों बिहार में एक तरफ जहां उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव मिशन 60 के तहत बिहार के सदर अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं और फिर सेवाओं को सुदृढ़ करने में जुटे हुए हैं, तो फिर वहीं दूसरी तरफ उनके ही सरकार के डॉक्टर अपने केबिन से गायब नजर आते हैं। आलम यह है कि यदि उनसे अधिक जोर जबरदस्ती किया जाता है तो फिर वे मरीज को बिना हाथ लगाए सीधा रेफर कर देते हैं। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला बिहार के बेगूसराय जिले से निकल कर के सामने आ रहा है, जहां मरीजों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में इधर उधर भटकना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल बिहार के बेगूसराय में बिहार का नंबर 1 सदर अस्पताल है, लेकिन यहाँ मरीजों को बिना उचित इलाज के ही रेफर कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, मरीजों को डॉक्टर के द्वारा सही से इलाज के बदले पुर्जा देकर ही रेफर करने का आरोप मरीज के परिवार वालों द्वारा लगाया जा रहा है। आलम यह है कि ओपीडी या फिर विभाग से डॉक्टर का गायब रहना तो फिर आम बात हो गया है। इस अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी में भी डॉक्टर सदर अस्पताल से गायब दिख रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जनसुराज पद यात्रा कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर लगातार सियासी हमला बोल रहे हैं। जब प्रशांत किशोर ने बुधवार की शाम पद यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा में नीतीश सरकार पर जम करके हमला बोला है। जब प्रशांत किशोर ने इस बार आंकड़ों के आधार पर दावा किया है कि बिहार के लोगों को हर साल 25,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। प्रशांत किशोर ने नुकसान की वजह में बताया है कि बिहार के किसान अपनी फसल खास करके धान और गेहूं सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पा रहे हैं और किसान बाजारों में कम दाम पर बेचने को मजबूर है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इतने सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब तक किसानों की फसलों को सरकारी रेट कैसे मिले इस पर कोई काम नहीं किया है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार के किसानों को इसी अव्यवस्था के चलते हर साल 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को एमएसपी पर फसल बिक्री के लिए बिहार को पैसा मुहैया कराती है, लेकिन नीतीश सरकार के सिस्टम के चलते किसान अपनी फसल का वाजिब दाम भी नहीं पाते हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि अगर बिहार में एमएसपी पर फसलों की बिक्री होने लगे तो फिर बिहार के लोगों को कम से कम 25,000 करोड़ का फायदा होता, लेकिन बिहार सरकार के भ्रष्ट अफसर और नीतीश सरकार के भ्रष्ट मंशा के चलते लोगों को नुकसान हो रहा है और किसानों को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। दोस्तों बात करेंगे कि कुवैत में बढ़िया नौकरी दिलाने के नाम पर उत्तर प्रदेश और बिहार के बेरोजगार युवकों से ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। 300 से अधिक बेरोजगारों से कंसल्टेंसी कंपनी ने ठगी की और उसके बाद फिर गाड़ी कमाई को लेकर के फरार हो गए। आरोप है कि कुवैत की कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर 1,25,00,000 रुपए ऐंठ लिए गए। कंपनी के कर्मचारियों ने फोन उठाना बंद कर दिया तो फिर बेरोजगार युवकों को संदेह हुआ। यह कंपनी का स्टाफ 28 अक्टूबर 2022 को अचानक कार्यालय बंद करके फरार हो गया। दोस्तों बिहार के भागलपुर से प्यार की एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां मुस्लिम लड़की ने प्यार के लिए हिंदू धर्म को अपना लिया और फिर मंदिर में जाकर के शादी रचा ली। दरअसल झारखंड के गोड्डा निवासी राम कुमार मंडल एवं मेहरमा की मुस्कान खातून के बीच 1 साल से लव अफेयर शुरू हुआ। जहां लड़का राम के गांव में लड़की का ननिहाल है, जहां 1 साल पहले दोनों एक साथ मिले थे। दोनों ने प्रेम किया एवं शादी रचाने का वादा किया। उसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ा। राम और मुस्कान दोनों के बीच धर्म की दीवार बनी। फिर क्या था, लड़की ने अब हिंदू धर्म को अपनाते हुए भागलपुर के पीरपैती मौजूदा मीनाक्षी मंदिर में धूमधाम से शादी रचा ली। इस शादी में युवक के परिवार वाले एवं गांव के लोगों ने साथ दिया। इधर लड़की मुस्कान ने अपने परिवार वालों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। लड़की ने अपने मामा और मौसी पर धमकाने का भी आरोप लगाया है।
दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराने आज सिंगापुर जा रहे हैं। लालू को आज रवाना होना है और इसके पहले पार्टी का बचा हुआ काम वे फटाफट निपटा गए। लालू यादव के सिंगापुर रवाना होने से पहले पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित कर दी गई, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लालू यादव की नई टीम में कई नए चेहरे को जगह मिली है। यह ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि लालू यादव की पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे। लालू यादव की तरफ से जिन नामों पर मुहर लगाई गई है उसके बारे में केडीबी लाइव को पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिली है। यह खबर के मुताबिक लालू यादव ने अपनी पार्टी में 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का फैसला किया है। जब पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी एक बार फिर से पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगी। उनके साथ साथ वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। साल 2020 में बनाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन अब उनके निधन के बाद 2 नए चेहरे की एंट्री होने जा रही है। दोस्तों आप बात करते हैं कि आज लड़का और लड़कियां उच्च शिक्षा ग्रहण करके सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगारी का रो रहे हैं, लेकिन इस दौर में बड़ी संख्या में युवा आत्मनिर्भर बनने के लिए रोजगार नहीं खोज रहे हैं, नौकरी नहीं खोज रहे हैं, बल्कि स्वरोजगार करके नौकरी देने वाले बन रहे हैं। ऐसा ही एक युवक है संतोष कुमार, जिसने स्वरोजगार के रास्ते आत्मनिर्भरता के लिए ग्रेजुएट चाय वाला के नाम से चाय का स्टॉल शुरू किया है। राह चलते हर कोई एक बार जरूर इस ग्रेजुएट चाय वाले के पास रुकता है। जब बिहार के बेगूसराय के SBSS कॉलेज से राजनीति शास्त्र में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे संतोष ने ग्रेजुएट चाय वाला के नाम से अपना स्टॉल कॉलेज के बगल में ही शुरू किया है। जब बिहार के खगड़िया जिला के भदास निवासी सुरेश शाह का पुत्र संतोष कुमार बेगूसराय में किराए के मकान में रह करके स्नातक की पढ़ाई कर रहा है। स्नातक की पढ़ाई के दौरान जब उसने 3 वर्ष की परीक्षा दे दी तो फिर मन में उच्च शिक्षा का भाव है, लेकिन पैसे का अभाव दिखा। इसके विकल्प में उसने बुधवार से 500 रुपए की लागत से अपना चाय का स्टॉल शुरू किया, जिसका नाम रखा ग्रेजुएट चाय वाला। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।